देख रहे हैं सॉफ्ट कवर और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम किताबों के बारे में चर्चा करते हैं और किताबों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और हमेशा हम लोग एक नई किताब का जो है विमोचन करते हैं। आज बहुत ही खास किताब प्रभात प्रकाशन की तरफ से हमारे पास आई हुई है और इसके किताब के जो राइटर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस किताब पर चर्चा करेंगे। आज हम भगत सिंह की बंदूक पर आधारित एक किताब का विमोचन करने वाले हैं जिसे प्रभात प्रकाशन ने छापा है और इस किताब के लेखक जुपिंदर जीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट भी हैं और लेखक भी हैं और इससे पहले ये कई सारी किताबें लिख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जुपिंदर जीत सिंह आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। जी। सबसे पहले मैं जो है किताब का विमोचन करना चाहूंगी। किताब हमारे हाथ में है प्रभात प्रकाशन की और इसके बाद हम इस किताब के बारे में तफसील से चर्चा करेंगे। तो ये किताब है और ये किताब का हम अब विमोचन करेंगे। भगत सिंह की पिस्तौल की खोज, जिसे जुपिंदर जीत सिंह ने लिखा है और जुपिंदर जीत सिंह ने एक बहुत ही साहसी किताब लिखी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है ये, क्योंकि इसमें एक ऐसी पिस्तौल के बारे में है जो भगत सिंह की जिंदगी से काफी जुड़ी हुई है और काफी रिसर्चर काफी टाइम से इस किताब पर रिसर्च कर रहे थे। काफी विवाद में वो पिस्तौल रही, लेकिन जुपिंदर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पिस्तौल ढूंढ निकाली। तो आज पूरी इसी सफर पर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या खास रहा इनके इस सफर में, किस तरह से उन्होंने सोचा कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक किताब का रूप देना चाहिए। जुपिंदर जी, मैं अपने सवाल आपकी तरफ दागना चाहूंगी। जी प्लीज। जुपिंदर जी, जैसे मैंने जब आपकी किताब पढ़ी तो काफी इंटरेस्टिंग किताब है, हमें आपके साथ भी आपके इन्वेस्टिगेशन में शामिल करती है और साथ साथ भगत सिंह के दौर में भी ले जाती है और बताती है कि पिस्तौल जो थी भगत सिंह की वो कितनी अहम है और किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे भारत में उस वक्त उनके लिए कितनी अहम थी ये बंदूक और किस तरह से वो इसके पीछे लगातार काम कर रहे थे इसको हासिल करने के लिए। सबसे पहले मैं किताब से रिलेटेड एक सवाल पूछना आपसे चाहूंगी कि आपने अपनी किताब में लिखा कि अगर आप कुछ लिखते तो वो प्रेम के बारे में होता, लेकिन आपने देश प्रेम को चुना और उसमें भी भगत सिंह को चुना और फिर उसके बाद उनकी बंदूक को चुना। तो ये प्रेम से और बंदूक तक का सफर आपने किस तरह से तय किया और क्यों तय किया? जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन के लिए और मुझे आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ पिछले लगभग 24-25 साल से और मेरा गांव बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है और तो मुझे जो पार्टीशन की जो पेन है उसको मेरी फैमिली ने भी सहा है, मेरे फ्रेंड्स और बाकी रिलेटिव्स ने भी सहा है। तो और बचपन से ही हम भगत सिंह जी की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। जो मैंने बुक में लिखा कि मैं प्रेम कहानी लिखता, तो मेरी एक पोइट्री की बुक भी आई हुई है और मैंने एक लव स्टोरी के ऊपर एक को ऑथर किया था नॉवल। एक मेरी और एक शॉर्ट स्टोरीज की आई हुई है, वो मिले फेसबुक पे। वो भी बहुत जल्द हिंदी में आ जाएगी, इंग्लिश में वो आ चुकी है पहले, ईयर्स लेटर ऑन फेसबुक। लेकिन ये एक बहुत सीरियस किताब थी, तो मुझे लगता था कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं भगत सिंह जी के ऊपर लिख सकता हूँ। मुझे अपने आप को इस लायक नहीं मैं समझता था। लेकिन जब मुझे वो पिस्टल मिल गई, जिसको मैं मानता हूँ कि ये शायद कोई मेरे लिए एक स्पेशल रहमत है भगवान की, जिसलिए मुझे ये पिस्टल मिली। तो इसको पिस्टल को मिलने के बाद मैंने इनको जानने की कोशिश की। उस सफर में मैंने इनको जो भी समझा वो मैंने इस किताब में लिखा है। जुपिंदर जी, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है आपने उसको किताब की एक शक्ल दी है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन जो आपने पूरी पिस्तौल ढूंढ निकाली भगत सिंह की, उसको किताब देने की शक्ल आपको क्यों महसूस हुई? जी, यस, ये नवंबर 2016 की बात है जब मैंने ये पिस्टल को इंदौर बीएसएफ कैंट में, जो CSWT उनका है, सेंट्रल स्कूल फॉर वेपन्स एंड टेक्टिक्स, तो वहां से मुझे पिस्टल मिली थी। लेकिन इसका सफर शुरू हुआ 2005 में। 2005 में कुछ अखबारों में लेख छपे थे कि भगत सिंह जी की जिस पिस्टल से उन्होंने JP सॉन्डर्स, जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर थे, उन्होंने उनको असैसिनेट किया था 17 दिसंबर 1928 को। और उनके साथ राजगुरु भी थे, चंद्रशेखर आजाद, जो प्रोटेक्शन दे रहे थे।
और जतिन थे जो जिन्होंने इशारा किया था। तो उसके बाद इन्होंने 5 महीने ये बिल्कुल अरेस्ट नहीं हुए, और फिर अप्रैल में इन्होंने दिल्ली असेंबली में एक धुएं वाला बम फेंका, जिसके करके बाद में इन्होंने वहीं पे सरेंडर किया, और सरेंडर करने के पीछे भी कहानी थी। तो उसके बाद इस पिस्टल को कहीं इसका कुछ पता नहीं था। आजादी से पहले तो कोई चांस ही नहीं था उसको ढूंढने का। फिर आजादी के बाद 1980 के बाद भगत सिंह जी के बारे में काफी रिसर्च शुरू हुई, तो उनकी बहुत पुरानी चीजें निकाली गई। उनकी जेल डायरी यहाँ मालविंदर वड़ैच है उन्होंने पब्लिश की, मतलब काफी कुछ आया, लेकिन पिस्टल नहीं मिली। तो लेख आए थे कि ये पिस्टल फिलौर है, पुलिस अकेडमी वहां पे होनी चाहिए, जलंधर के पास है, बिल्कुल सतलुज के किनारे। लेकिन ये पिस्टल वहां पे भी नहीं थी। तो कुछ रिसर्चर्स लाहौर भी गए, और वहां के कोर्ट के मालखाने में ही होनी चाहिए थी, बिकॉज उनका सारा ट्रायल लाहौर में चला था। ये कोई ऑलमोस्ट 2.5 साल इनका ट्रायल चला था लाहौर में, और वहां के जज ने ऑर्डर किया था कि जो भी इसका सामान है उसको लाहौर के मालखाने में डीएसपी न्याज अहमद के हवाले किया जाए। और उनको ऑर्डर किया गया था कि आप ये सारा सामान फिलौर पुलिस अकेडमी में जलंधर में भेजो, जो कि नहीं भेजा गया। तो मैंने 2005-6 में बहुत कोशिश की इस पिस्टल को ढूंढने की, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। 2016 में आई थिंक अराउंड जुलाई अगस्त के करीब हमारे ट्रिब्यून अखबार में, द ट्रिब्यून में एक सीरीज छपी भगत सिंह की गुमी हुई चीजों के बारे में। तो उनमें से एक रेफरेंस इसका था। तो मेरी कुलीग है सारिका, उसने वो सीरीज चलाई थी। तो उसमें जो लास्ट आर्टिकल था वो कहा था कि भगत सिंह की पिस्टल कहाँ है, और उस आर्टिकल में पिस्टल का नंबर दिया हुआ था 168896। तो जितनी भी दुनिया में पिस्टल्स हैं उन सब का एक पर्टिकुलर नंबर है जिससे वो पिस्टल आइडेंटिफाई होती है, वो उसके ऊपर ही इंस्क्राइब किया होता है। तो जब मुझे वो नंबर मिला, और कुछ क्राइम रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस था कि नंबर से अगर आप उस पिस्टल को ढूंढ सकते हो, तो फिर मेरी वो रिसर्च शुरू हुई। जो मुझे लाहौर लाहौर में तो मैंने बात ही की, मतलब किसी से थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, अमृतसर एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिल्ली आर्काइव्स, और पंजाब पुलिस एकेडमी, पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स, इन सब जगह पे गया जहां से मुझे क्लू मिलते गए, और फिर वो मुझे इवेंचुअली इंदौर में मिली। तो उस समय जब मैंने इंदौर में पिस्टल को ढूंढ के मैं वापस आ रहा था, तो मेरे मन में था कि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर एक बुक लिखूंगा कि ये मैंने कैसे ढूंढी, बिकॉज मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला जब मैंने इसके बारे में न्यूज आई तो। और जब मैं बुक लिखने बैठा, तो मुझे ये परिचय देना था कि भगत सिंह कौन है, और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। तो इसलिए ये किताब एक बड़े किताब का रूप होगी, बिकॉज एक हम सब सोचते हैं कि हम उनको जानते हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते। तो जितनी भी इनके बारे में बुक्स मुझे मिली मैंने वो पढ़ी, और मैंने उस बुक में से एक उसका समरी निकाली है कि भगत सिंह ने लाइफ में एक ही बार पिस्टल चलाई, उसके ना पहले ना बाद में। वो इसलिए नहीं चलाई क्योंकि वो पिस्टल को सिर्फ एक जरिया मानते थे, वो खून खराबा नहीं करना चाहते थे। और वो पिस्टल का जो एक सिंबल है वो सिर्फ आजादी के लड़ाई के लिए है, वो वायलेंस के लिए नहीं है। और अगर आप उनकी लेखनी और स्पीचेस पढ़ोगे तो आप भी ढूंढोगे कि इसको जान लोगे कि ये भगत सिंह जी का अपना ही तरीका था अहिंसा के लिए। उनको हिंसावादी, कुछ लोग अभी पंजाब के एक मेंबर पार्लियामेंट सिमरनजीत मान ने उन्हें आतंकवादी तक कहा है। तो भगत सिंह बिल्कुल आतंकवादी नहीं थे, वो उनका एक अपना तरीका था बताने का कि अहिंसा के थ्रू भी आप जीत सकते हैं। जी, और इस आपकी किताब में इस बात की तस्दीक भी है, जिसमें आपने बार-बार ये बात दोहराई भी है कि वो एक क्रांति का प्रतीक था, वो एक सबक जी देना चाहते थे, अपने एक मैसेज देना चाहते थे अंग्रेज़ों को, और इसीलिए उन्होंने ये बंदूक चलाई थी। इस दौरान मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि आप इससे पहले 3 किताबें लिख चुके हैं, ये आपकी चौथी किताब है। तो ये पूरा जो आपने किताब लिखने का जो सिलसिला है, इस किताब को लिखने के दौरान आपके मन में कौन-कौन सी आशंकाएँ थी, कौन-कौन से डाउट आपके मन में थे और कौन-सा डर आपके मन में था? क्योंकि ये बड़ी काफ़ी किताब है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी अहम किताब थी ये। जी बिल्कुल। मैंने पहले भी लिखी हैं कहानियां। कहानियां तो मेरी फिक्शन थी। एक मेरी बुक आई थी जस्सी ऑनर किलिंग केस। जस्सी एक लड़की थी कनाडा की जिसको पंजाब में उसके पेरेंट्स के कहने पे मार दिया गया, और वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो वो एक बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड स्टोरी थी, लेकिन उसमें हम फिर भी एक
पोइटिक लेसन्स होता है, एक राइटर लेसन्स होता है, आप थोड़ा बहुत उसके साथ खेल सकते हो, कुछ मेलोड्रामा आप ऐड कर सकते हो। लेकिन भगत सिंह की किताब बिल्कुल फैक्ट्स पे जाएगी, और भगत सिंह खुद लिख के गए हैं कि जो मैंने जो लिखा है उसको वैसे का वैसा ही रिप्रोड्यूस किया जाए, उसको इंटरप्रेट ना किया जाए, उसको उसको तोड़ा मोड़ा तो बिल्कुल ना जाए सब। तो इसलिए इस किताब का हर पन्ना, हर जो सेंटेंस है वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट होना चाहिए। इसलिए इस किताब के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं इसमें अपनी कहानी भी बताऊं कि मैं पिस्टल कैसे ढूंढता गया और कैसे कैसे इनको जानता गया। तो एक चैप्टर प्रेजेंट में, एक चैप्टर पास्ट में, ऐसे ऐसे ये चल रहा है, उसकी लय बनाना। और सबसे बड़ी बात कि भगत सिंह जी के बारे में इतनी इतनी गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, तो ये किताब उन धारणाओं को क्लियर करे, ना कि ये एक नई उनके बारे में कोई झूठी कहानी पेश करे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था इसके बारे में। जी। जुपिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आप ये पूरी बंद पिस्तौल ढूंढ रहे थे और कई बार ऐसा हुआ कि आप बहुत नाउम्मीद भी हो गए, तो कौन सा ऐसा कठिन वक्त था आपके लिए जब आपको महसूस हुआ कि अब नहीं होगा, या फिर अब खत्म कर देना चाहिए, या बहुत ज्यादा नाउम्मीदी आपके ऊपर जो है वो डोमिनेट कर गई? हाँ, ऐसा कई बार हुआ था एक्चुअली, बिकॉज जब मैंने पिस्टल का नंबर लेके फिलौर पुलिस एकेडमी में गया, तो वहां पे तो मतलब उन्होंने मुझे जो अपना स्टोर रूम दिखाया वो बिल्कुल मिट्टी से था। हालांकि कुछ सफाई थी, लेकिन रजिस्टर ही 1860 से 1860 से वो एकेडमी चल रही है, और अंग्रेजों ने पहली पुलिस एकेडमी पंजाब में ही बनाई थी। और 1860 में वो मिलिट्री एकेडमी थी, 1880 में वो पुलिस एकेडमी हो गई, और अभी भी वो पुलिस एकेडमी है। और वहां पे ना सिर्फ पंजाब के बल्कि इंडिया के काफी स्टेट से पुलिस रिक्रूट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अफगानिस्तान, बर्मा और मंगोलिया वगैरह से भी वहां पे पुलिस रिक्रूट्स आए हुए हैं। तो वहां पे जाके उस सारे रिकॉर्ड को लेना वो बिना परमिशन के नहीं हो सकता था। और अगर परमिशन लेने के बाद जब मैंने परमिशन ली, तो वहां पे जाके कहाँ से शुरू करते, बिकॉज हम 1931 के रजिस्टर से हमें शुरू होना था कि ये पिस्टल अगर लाहौर से चली तो यहाँ आई तो रजिस्ट्री में एंटर होगी। मुझे मेरी क्राइम रिपोर्टिंग ने एक बात बताई है कि सरकार चाहे बहुत सारी हमारी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल थिंग्स का ध्यान ना रखे, लेकिन अगर आपके पास कोई नंबर है और वो वेपन कभी किसी के पास था सरकारी ऑफिस में, तो उसकी कहीं ना कहीं एंट्री जरूर होगी, किसी रजिस्टर में एंट्री होगी, या इनकमिंग में, आउटगोइंग में। तो इसी तरह मुझे वहां पे मुझे लगा कि इतने रजिस्टर कम से कम पिछले ऑलमोस्ट 80 85 85 ईयर्स के रजिस्टर्स को, किस रजिस्टर को देखें जिसमें इसकी एंट्री होगी। वो इवेंचुअली हमें 1968 के रजिस्टर में इसकी एंट्री मिली। फिर उसके बाद मुझे और बड़ा चैलेंज था जब पता चला कि इंदौर चली गई है। तो इंदौर बीएसएफ का जो स्कूल है वो बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स है आम आदमी के लिए, और जर्नलिस्ट के लिए तो बिल्कुल ही, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो वहां पे उनको मिलना, उनको ढूंढना, मैं उनके पीबीएक्स पे रिसेप्शन पे फोन करता था, तो उनकी हिंदी और मेरी जो पंजाबी एक्सेंट वाली हिंदी है, वो हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता था, और वो कहते थे पता नहीं क्या, कौन से पिस्टल की बात कर रहे हो, यहाँ तो हजारों पिस्टल्स हैं। तो बहुत मुश्किल था वहां जाना। कई बार लगा कि ये नहीं मिलेगी, लेकिन हर बार जैसे किसी ने हाथ पकड़ के थोड़ा सा स्टेप आगे चला दिया। बहुत से लोग मिले, बहुत से लोग जिन्होंने हेल्प की। आईजी पंकज जो CSWD बीएसएफ के इंचार्ज थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत पर्सनली इसको हेल्प किया ढूंढने में। DIG रविचरण बरार हैं पंजाब में, ADGP कुलदीप सिंह और DGP सुरेश अरोड़ा, उन सब ने मेरी बहुत हेल्प की इसमें, मुझे एक्सेस देने में। तो इसी तरह ये मिली। पर यस, बहुत बहुत बार हुआ था कि अब ये फिर से एक रोड ब्लॉक आ गया है जिसको मैं नहीं ढूंढ सकता। जुबिंदर जी, जिस तरह से आपकी किताब में मेंशन किया गया है कि ब्रिटिशर्स के लिए काफी अहम ये पिस्तौल थी भगत सिंह की, और इसको जांच पड़ताल के लिए उन्होंने लंदन भी भेजा था, तो अंग्रेजों के लिए इतनी अहम क्यों थी? क्यों इस बंदूक के वो इतने ज्यादा पीछे पड़े हुए थे? क्या खास बात थी इस बंदूक में? जी, जब सॉन्डर्स की असैसिनेशन हुई तो उसने बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया। और ये पिस्टल भगत सिंह जी ने जब सरेंडर किया था
जो दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद, तो उनके पास थी। और लेकिन जो ब्रिटिश थे वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि जो ब्रिटिश जस्टिस है वो सबसे सही है और वो बिल्कुल न्याय करता है, दूध का दूध और पानी का पानी करता है। तो उन्होंने, ये पहला केस था जिसमें उन्होंने लंदन के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की हेल्प ली और ये प्रूव करने के लिए कि ये वही पिस्टल है जिस पिस्टल से सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। इसलिए उन्होंने लंदन के जो वहां पे चर्चिल थे, उनसे फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, उनकी हेल्प ली गई। वो इस और उन्होंने अपने अपनी जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा गया है कि ये फर्स्ट टाइम था कि जब किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली गई हो। उनकी हेल्प इसलिए लेनी पड़ी बिकॉज हर पिस्टल का एक अपना, उसके अंदर से जो बुलेट निकलेगा उसका एक अपना प्रिंट होता है, मार्किंग होती है उसकी, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं। ऐसे हर पिस्टल के बैरल में से जब भी वो कारतूस निकलेगा तो घूम के निकलता है, तो वो कुछ मार्किंग्स छोड़ जाता है, बैरल पे भी छोड़ जाता है और उसके अपने ऊपर भी, उसके जो खोल है उसके ऊपर होते हैं। और वो सभी मैच करते हैं। अगर एक पिस्टल से आप 6 या 9 राउंड्स फायर करोगे तो वो सभी मैच करेंगे। इसलिए इसको प्रूव करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने साइंटिफिकली किया और इसीलिए इस केस के इतने डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ जो भगत सिंह जी के पास अपने आर्टिफैक्ट्स है वो सब इसीलिए बचे पड़े हैं, बिकॉज ये पहला ऐसा केस था जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली गई। चरण, आपसे एक और सवाल मेरा कि जिस तरह से आपने अपनी किताब में जिक्र किया है कि रिसर्चर काफी टाइम से इस बंदूक को लेकर रिसर्च कर रहे थे, काफी कुछ अफवाहें और काफी कुछ बातें जो हैं वो भी सामने आई थी। अभी तक रिसर्चर जो है इस बंदूक को क्यों नहीं ढूंढ पाए थे, और क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस अभी तक भगत सिंह पर रिसर्चर जो रहे हैं उनका रहा है? एक्चुअली में उसमें एक तो ढूंढने की कोशिश की गई 1980 के बाद, बिकॉज पहले कांग्रेस सरकार का बहुत जोर रहा देश पे भी और आइडियोलॉजी के ऊपर भी। 1980 के बाद कुछ आइडियोलॉजीज चेंज हुई हैं, कुछ आफ्टर इमरजेंसी। तो आई थिंक बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, थिंकर्स को लगा कि हमें जो अदर हीरोज हैं उनकी लाइफ ढूंढनी चाहिए, अदर हीरोज देन नेहरू एंड गांधी जी। तो आई थिंक उसमें सबसे आगे भगत सिंह का नाम है। तो भगत सिंह के बारे में तब से रिसर्च चल रही थी, काफी रिसर्चर्स ने लाहौर भी गए और उसका काफी चीजें मिली, उनकी जेल डायरी मिली उनकी, और जैसे उनका जिस पेन से उनके फांसी के आदेश को लिखा गया था, साइन किए थे जज ने, वो पेन भी मिला, और भी बहुत सारी चीजें मिली, जो उनकी किताबें थी वो भी मिली। तो ये काफी इंटरेस्ट 1980 ऑनवर्ड से शुरू हुआ, जो उसके पीक पे चला गया था 1995 और 2005 तक। बीच में जो पंजाब का टेररिज्म आ गया तो उसमें बिल्कुल लाइन हो गई अलग। और इसको इसलिए नहीं रिसर्चर्स ढूंढ पाए बिकॉज जो फिलौर एकेडमी है वो बहुत मुश्किल है वहां पे एक्सेस लेना। आप वहां जा सकते हो, पुलिस ट्रेनिंग देख सकते हो, एज ए मीडिया पर्सन लिख सकते हो, लेकिन उनके आर्काइव्स में जाना वो इजी काम नहीं है, एंड आपको उसके एक्सेस चाहिए। अब थैंकफुली अब आरटीआई का जमाना है और एक्सेस भी मिल भी जाती है रिसर्चर्स को, जो पहले पॉसिबल नहीं थी। मोर ओवर फिलौर एकेडमी में जितने भी पंजाब में आतंकवादी थे जिनसे पिस्टल्स, असॉल्ट राइफल्स, AK-47, AK-56 या उनसे LMGs और एनीथिंग मिलता था, वो सब फिलौर में ही जमा किया जाता था। इसलिए वो बहुत ज्यादा हाई सिक्योर एरिया था। और जब मैंने इसकी न्यूज छापी कि ये पिस्टल फिलौर एकेडमी में ही थी 1968 तक, तो उसके बाद कुछ जो ओल्ड रिसर्चर्स थे उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि हाँ, हमने वहां पे म्यूजियम में इसको पढ़ा देखा था, इस पिस्टल को। तो वो थी वहां पे, लेकिन उसको शायद अच्छी तरह से डिस्प्ले नहीं किया गया, या उसको जैसे सरकारी कामों में होता है, जो हमारे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो एक तरह के हमारी ये धरोहर है ये हमारी, और उसको ध्यान से नहीं रखा गया था और वो उसको इंदौर शिफ्ट कर दिया गया। किसी ने नहीं सोचा कि ये बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस चीज है, इसको क्यों शिफ्ट कर रहे हो आप, वहां के क्यों ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसी चक्कर में काफी हुआ, मुझे फायदा हुआ कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था, और मैंने फिलौर में भी रिपोर्टिंग की है, मैंने पंजाब में जगह की, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, सब जगह पे। तो कुछ नेटवर्क बन जाता है ओवर द इयर्स, कुछ ऑफिसर्स आपको ट्रस्ट करते हैं,
और सबसे बड़ी बात है कि भगत सिंह जी के नाम पे सब दरवाजे खुल गए। जो भी दरवाजा मैंने नॉक किया वो जरूर खुला है उनके नाम। जी जुपिंदरजीत सिंह, आपके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे कौन से सुराग, अहम सुराग थे जो आपको तफ्तीश में आगे तक लेकर गए? जी जी, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा क्लू था वो उसका नंबर 168896, और पिस्टल की मेक थी सेमी ऑटोमेटिक यूएस कोल्ट .32 थी, ये .32 बोर की। तो ये सबसे बड़ा क्लू था। उसके बाद क्लू था कि ये क्या ये फिलौर आई है लाहौर से, बिकॉज 1931 23 मार्च को जब फांसी हुई तो उसके बाद जज ने ऑर्डर किया कि इस सारे को फिलौर एकेडमी भेजा जाए, ताकि जो नए इंग्लिश रिक्रूट्स आएंगे उनको ये केस पढ़ाया जाए कि पुलिस ने इसको सॉल्व कैसे किया, पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया, फोरेंसिक जांच कैसे की। और सबसे बड़ा बात थी कि इस केस को एज अ सिंबल यूज करते थे। सिंबल था कि अगर एक भारतीय ने हमारे तीन भारतीयों ने, अगर वो फ्रीडम फाइटर्स ने, जिनको वो तो आतंकवादी बोलते थे, उन्होंने हमारे एक अफसर को मारा है, तो हमने उनके तीन जवानों को मारा है। तो दिस वाज एक तरह से मोरल बूस्टिंग लेसन था ब्रिटिश पुलिस के लिए, जो भी इंडिया में आके वर्क कर रहे थे। तो इसलिए इसकी ये इंपॉर्टेंट थी। तो उसका जो क्लू था नंबर, सेकंड क्लू था जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्टर में कैसे ढूंढे। तो मैंने डीआईजी रविचरण बराड़ ने बड़ा अच्छा मुझे आइडिया दिया कि हम 1980 से पीछे की तरफ चलते हैं, बिकॉज हमें कट ऑफ ईयर चाहिए था। और 1980 से हमने 1931 तक जाना था, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें 1968 के रजिस्टर में वो एंट्री मिल गई। कोई कुछ वेपन्स, आई थिंक 7 और 8 वेपन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे बीएसएफ शिफ्ट किए गए, ट्रांसफर किए गए थे। वो क्यों किए गए थे उसके लिए प्रेसिडेंट की चिट्ठी मैंने ढूंढी जिसमें वो ऑर्डर किया गया था। बिकॉज रजिस्ट्री में तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये बहुत कॉमन है कि कि पुलिस ऑफिसर एक इंपॉर्टेंट वेपन को अपने घर में रख लें, उसको चोरी हुआ दिखा दें। और यहाँ पे फ्लौर में एक और बड़ी प्रथा थी कि पुराने वेपन्स को ऑक्शन किया जाता था। तो मुझे ये डर था कि शायद ये वेपन की स्मगलिंग हो गई, इंडिया से बाहर चला गया, या ये पुलिस अफसर ने अपने घर रख लिया है, या किसी और ने इसको चुरा लिया है, और हो सकता है कि रजिस्ट्री में उन्होंने ये फेक एंट्री की हो। तो उस एंट्री वाला सेकंड क्लू था जिसमें प्रेसिडेंट लेटर का था। फिर मैंने वो लेटर निकलवाई, उसकी भी अलग कहानी है। फिर मैंने वो उसमें जो बीएसएफ के ऑफिसर के साइन थे वो पढ़े नहीं जाते थे, सिर्फ CSWT इंदौर लिखा था। फिर वहां गए, एक क्लू के बाद एक क्लू और चलता गया, और उसी के साथ साथ ये होता रहा कि ये पिस्टल जैसे मैंने बोला कि चोरी हो गई है, स्मगल हो गई है, या किसी ने अपने घर में रख ली है। तो ये सब बातें बीच बीच में उठती रही। जी जैसे आप बता रहे हैं कि आपको जो बंदूक है वो इंदौर में मिली, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो बंदूक इंदौर किस तरह से पहुंची और किस स्थिति में वो आपको मिली? जी जब ये पिस्टल का मुझे फिलौर से वो रजिस्टर में एंट्री मिली, तो एक प्रेसिडेंट की लेटर मुझे मिली जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम सारे इंडिया से वेपन्स म्यूजियम में रखने के लिए, बीएसएफ के म्यूजियम में रखने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। बीएसएफ 1965 की जो पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी, उस समय तक जो बॉर्डर थे वो पुलिस ही देखती थी। पुलिस वॉज द फर्स्ट फोर्स ऑन द बॉर्डर, पीछे आर्मी थी। तो 65 की वॉर के बाद हमें, उससे पहले 62 वॉर में चाइना के साथ भी ये एक्सपीरियंस हो गया था कि हमें एक डेडिकेटेड फोर्स चाहिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो उस फोर्स को बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर बनाने होंगे, आपको एक प्रॉपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ट्रेनिंग के लिए हर जवान को हिस्ट्री ऑफ द फायर आर्म्स भी सिखाया जाता है। तो जो पहली गन थी जो चाइना में बनी थी 15th सेंचुरी में, उससे लेके जो लेटेस्ट वेपन है सब उनको दिखाए जाते हैं। जो वेपन्स चलने के हालात में होते हैं वो उनको चलाया भी जाता है। जैसे इस पिस्टल को बीच में चलाया भी गया होगा, बिकॉज ये अभी भी चलने के हालात में, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो इसलिए सारे इंडिया से 1968 में ये वेपन्स वहां पे ट्रांसफर किए गए थे, बीएसएफ। और हालांकि वहां पे जो मुझे बात बहुत बुरी लगी कि सिर्फ नंबर लिखा हुआ है पिस्टल का। जिनको ट्रांसफर करना था ये उनको देखना चाहिए था कि हम भगत सिंह के पिस्टल को क्यों पंजाब से बाहर भेज रहे हैं, बिकॉज हम पंजाबी उनके ऊपर
ज्यादा अपना हक समझते हैं। वो पंजाब में पैदा हुए, यहीं पे उनके सारे एक्सप्लॉइट्स हुए हैं, तो हमें लगा कि वो उनकी यहाँ होनी चाहिए, लेकिन उनको उसको सिर्फ एक नंबर की तरह ट्रीट किया गया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। और इवेंचुअली वहां पे इंदौर में इसको ब्लैक पेंट करके एक ग्लास केस में रखा हुआ था म्यूजियम में, जिसमें इसके साथ 12-13 डिफरेंट और भी वेपन्स थे, और इसको पेंट करके रखा गया था। और जब मैंने वहां के डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की, तो वो कि ऐसे नंबर की पिस्टल आप देखो आपके रिकॉर्ड्स में होगी, तो वो इजीली नहीं माने, कुछ मुश्किल से वो माने, बिकॉज वो कह रहे हैं कि ये सरकारी काम है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फिर से दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एवरीथिंग से। लेकिन बाद में वो मान गए, और उन्होंने हर जितनी भी .32 कोल्ड पिस्टल्स थी उनके पास, उन्होंने सबके पेंट को उतारा। पेंट इसलिए करते हैं कि जो म्यूजियम है उसमें पिस्टल को जंग ना लग जाए, किसी भी वेपन को जंग ना लग जाए, और इसलिए आप देखोगे म्यूजियम में जितने भी फायर आर्म्स हैं सबके ऊपर ब्लैक पेंट किया होता है, या फिर आपको स्टील ग्रे पेंट मिलेगा। तो वो पेंट उतारा उन्होंने, और फॉर्चुनेटली वो तीसरी पिस्टल ही में ही वो नंबर आ गया जो उसमें था। और उस नंबर से उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने मुझे रात को 10:30 के करीब फोन करके बोला था, और मैं भूल नहीं सकता ये वो पिस्टल। एग्जैक्टली आपकी किताब में ये तस्वीर है, और आपकी भी तस्वीर है जहां पर आपने वो पिस्तल के साथ फोटो खिंचाई हुई है। जी, तो ये पहले इस ग्लास केस में पड़ी थी, जो ये सेंटर में जगह है, यहाँ पे ये पिस्टल पड़ी थी। और उन्होंने मुझे, मैं इतनी बार ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं ये बात करता हूँ मुझे गूज बम्प्स हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि जुपिंदर तेरी पिस्टल मिल गई है। तो मेरे लिए बहुत बड़े वर्ड्स थे। भगत सिंह जो हमारे लिए भगवान का रूप है, जिन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शहादत दी इस देश के लिए, और वो ऐसे रेवोल्यूशनरी है जिनको सारी दुनिया उनको रेवोल्यूशनरी ऑफ द सेंचुरी मानती है। और उनके बारे में ऐसा सुनना कि तेरी पिस्टल मिल गई, और सबसे बड़ी बात कि इंदौर में जब मैं गया, और मैंने जाके विद हिज परमिशन मैंने उस पिस्टल को अपने हाथ में लिया और अपने सीने से लगाया, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट वो टाइम था। जो पिस्टल उनके साथ थी, जो आजादी के लड़ाई जंग में उन्होंने यूज की और फिर उनके पास ही रही, उस पिस्टल को मैंने अपने हाथों से छुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मोमेंट मुझे इस लाइफ में मिल सकता है। जुपिंदरजीत सिंह, आपने जैसे अपनी किताब में लिखा है कि जब ये बंदूक आपको मिली थी तो उसका कोई इतिहास जो है इसके साथ नहीं लिखा हुआ था, और ये सिर्फ एज इट इज जो है वो रखी हुई थी, एक नंबर के साथ रखी हुई थी। इसका इतिहास इसके साथ क्यों नहीं रखा गया था? क्या ये सरकार की जो है एक तरह से कहा जाए एक नाकामी कहें, या फिर इसको एक नजरअंदाजी कहें? या बिल्कुल बिल्कुल, ये डेफिनेटली नाकामी और नजरअंदाजी है। इस पिस्टल का इतिहास, बिकॉज ये सिर्फ एक नंबर था, एक मेक था सेमी ऑटोमेटिक, और एक उसका नंबर था जो उसका रेफरेंस पॉइंट था। अगर कहीं पे मुझे लग रहा है फिलौर में इसकी एंट्री भगत सिंह पिस्टल की हुई होती, तो शायद वो उसको ट्रांसफर ना करते। और सेकेंडली, इंदौर को हम नहीं दे सकते, इसके बारे में उनको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उनको तो पता ही नहीं था। फिलौर के ऑफिशियल्स को पता था जिन्होंने ट्रांसफर की होगी, लेकिन इंदौर में तो इस बात का किसी को पता नहीं था। और जब मैंने जाके उनको बताया तो उन्होंने बहुत सारी मेरे से इसके प्रूफ मांगे। मैंने जो बुक्स में इसका मेंशन था, जिक्र था, वो उनको दिया। जो लाहौर कोर्ट के फैसले थे और जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी जो काफी जगह पे मेंशन है, वो सब मैंने निकाल के उनको दी। तो अब उनको भरोसा हुआ कि हाँ ये वही पिस्टल है। हाँ, ये पिस्टल अब वो उसको हर साल डिस्प्ले करते हैं। सॉरी, अब तो वो पंजाब ट्रांसफर होगी, पहले उन्होंने 1-2 साल वहां डिस्प्ले भी की। तो ये पहले भी हो सकता था, ये इसीलिए हो सकता था। और ऐसी ना जाने कितनी चीजें होंगी भगत सिंह जी की, और जो हमारे क्रांतिकारी हैं, बहुत कुछ है जो चंद्रशेखर आजाद जी का भी ढूंढने वाला पड़ा है। बहुत से क्रांतिकारी हैं जिनके जिनके लास्ट ईयर्स बहुत दुख तकलीफ और गरीबी में निकले। तो ये बहुत कुछ है, और ये इसी को देख के जब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पहल नहीं होती है। अभी बाद में भी गवर्नमेंट ने उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पिस्टल को बहुत संभाल के रखा हो।
इसके बाद आपका जो एक आर्टिकल है उसमें भी आपने एक जिक्र किया है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उन्होंने वादा किया था कि वो इस तरह के जो दस्तावेज हैं भगत सिंह के वो भी लेकर आएंगे। तो क्या कुछ जो वादे किए गए थे आपसे वो पूरे हुए हैं या फिर वो अभी आधे अधूरे हैं? नहीं, उन्होंने उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने भी किए थे, कांग्रेस लीडर ने भी किए थे, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उन्होंने भी किए थे। लेकिन जब भी कोई सत्ता में आता है तो फिर उनको अपने अदर इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो उनके बारे में कोई कोई एफर्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट सिर्फ डीजीपी सुरेश अरोड़ा थे जिन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी इसकी ट्रांसफर के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं किया गया इसके बारे में। और देखिए, अभी ये पिस्टल जब इसको ढूंढ लिया गया तो गवर्नमेंट की लेटर्स, गवर्नमेंट ने इसको परसू नहीं किया, तो यहाँ पे एक लॉयर हैं एचसी अरोड़ा, उन्होंने पीआईएल की कि इस पिस्टल को पंजाब में ट्रांसफर किया जाए, और पंजाब गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी वो पीआईएल, उन्होंने नहीं की। इवेंचुअली बाद में बिकॉज ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से गई थी, इंदौर ट्रांसफर हुई थी, तो ये प्रेसिडेंट के पास ही फाइल जाएगी। तो उस सब से बचने के लिए पंजाब जो बीएसएफ थी, उन्होंने अपने आप अपने लेवल पे इसको, जो पंजाब में हुसैनी वाला एक प्लेस है फिरोजपुर बॉर्डर के पास, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, वहां पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का अंतिम संस्कार किया गया था, और वहां पे एक म्यूजियम बना हुआ है जो बीएसएफ के कंट्रोल में। तो उन्होंने ये मैं बोलूंगा कि बीएसएफ की बहुत बड़ी उनका बिग हार्ट है कि उन्होंने बिना किसी बात को उन्होंने बोला कि अच्छा, ये पंजाब में रखना चाहते हो, हम आपको इसकी ओनरशिप नहीं दे सकते पंजाब गवर्नमेंट को, ये रहेगी हमारे पास, लेकिन ये पंजाब में हमारे म्यूजियम में डिस्प्ले होगी। तो ये पिस्टल अब वहां पे डिस्प्ले है। तब से पंजाब के सब पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि इस पिस्टल को नवा शहर बंगा में, जो भगत सिंह जी का एंसेस्ट्रल विलेज है, वहां पे एक म्यूजियम बना हुआ है। वही म्यूजियम है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने अपनी गवर्नमेंट की ओथ ली थी, और बोला गया था कि हम भगत सिंह से मिलती हुई सब चीजों को यहाँ लाएंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उसको यहाँ लाने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया है। और हुसैनी वाला में वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने रखी हुई है, ऐसी बात नहीं। वहां पे जब भी, जैसे वाघा में फ्लैग सेरेमनी, रिट्रीट सेरेमनी की परेड होती है, वैसे ही एक परेड होती है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर जवान के बीच में, हुसैनी वाला के ऊपर। और उस परेड में काफी लोग देखने आते हैं और उनको एक्सेस है इस म्यूजियम का, लेकिन वो बिल्कुल बॉर्डर के पास एरिया। अगर वो नवा शहर में हो तो इट इज क्लोज टू चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, इन सब के। तो मुझे लगता है कि इस पिस्टल को ज्यादा लोग देख सकते हैं, और उनके पीछे जो भगत सिंह की आइडियोलॉजी थी उसको ज्यादा, वो हम उनके जो आइडियाज हैं उनको ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, जुपिंदरजीत सिंह जी, आज फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे, और आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इतनी खूबसूरत किताब अपनी इन्वेस्टिगेशन पर आपने लिखी है, भगत सिंह की पिस्तौल की खोज। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, और उनके जो दस्तावेज हैं हम उम्मीद करेंगे कि वो बहुत जल्द हम लोगों तक पहुंचे और हम लोग जो इतिहास है अपना उसको और करीब से जाने। तो इस पिस्तौल की खोज करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी खूबसूरत किताब लिखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही, और अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ और एक नए लेखक के साथ। थैंक यू।